Check, check, check. Okay. लाइव है. So very good morning to every one of you all. तो आज के सेशन में हम लोग यूनिट नंबर 7 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसको करने वाले हैं रिवाइज, एंड दैट इज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. अलॉन्ग विद दैट जो भी सवालों के जवाब आप लोगों को आ रहे हैं, प्लीज आंसर टू द क्वेश्चंस एज एंड व्हेन आई आस्क देम. और जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा हम 2-3 क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं पिछले सालों के कुछ आरटीपी के, और एक क्वेश्चन की हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी? तो डेफिनेशंस जहां तक हो सके ना, वी विल ट्राई टू स्टिक टू द डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द बुक की लैंग्वेज. तो हम इसी को 1-2 बार रिपीट करेंगे ताकि साथ साथ में अगर लर्न नहीं हुआ है आपका लर्न हो जाए. तो इंडेमनिटी मीन्स द सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और टू मेक गुड द लॉस और टू कॉम्पेंसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस. सो अगर आपने कुछ नुकसान सफर किया है मेरे वजह से या किसी और पर्सन के वजह से, और मैं वादा करती हूं कि जो भी आपने नुकसान सफर किया है आई विल मेक गुड द लॉस, तो अब ऐसे केस में माना जाएगा आपके और मेरे बीच में एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो इंडेमनिटी बेसिकली मीन्स द सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और टू मेक गुड द लॉसेस और टू कॉम्पेंसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड द लॉस. इसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती है, एक इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड. इंडेमनीफाइड को कभी कभार आप इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हो. तो जो पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे लॉसेस से बचा लूंगा या अगर लॉस होगा आई विल मेक गुड द लॉस, उस पार्टी को कहते हैं एज द इंडेमनीफायर. और जिस पार्टी को आपने ये प्रॉमिस दिया है उसको कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड, समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द इंडेमनिटी होल्डर. अब देखो, ये डेफिनेशन अगर आप देखते हो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा. इंडेमनिटी विल कवर ओनली दैट लॉस विच इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर or by the conduct of any other person. It's not going to cover the losses which has arisen because of act of God or because of some natural event, जैसे कि earthquake, flood. इन चीजों से अगर आपको नुकसान हुआ है तो फिर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इस चीज को कवर नहीं करता है. ओ माय गॉड, अक्षय कुमार और परेश रावल की वो मूवी, इसमें एग्जैक्टली यही चीज बताई गई थी. परेश रावल की दुकान को नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक. बट एक्ट ऑफ गॉड इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है. इसमें बस एक ही पॉइंट है, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. ओके, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर? पहली बात तो इंडेमनिटी होल्डर मतलब इंडेमनीफाइड, मतलब वो व्यक्ति जिसको आपने वादा किया है, पहला राइट है वो रिकवर कर सकता है ऑल द डैमेजेस. उसी के लिए तो आप इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो. तो जो भी लॉस आपने सफर किया है, जो भी डैमेज आपने सफर किया है, वो आप रिकवर कर सकते हो. अलोंग विद दैट जो भी खर्चा लगा है, अगर जस्ट इन केस आप केस फाइल करते हो तो इसी केस को डिफेंड करने के लिए जो भी खर्चा लगा है आप ये खर्चा भी
इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकते हो। और अगर केस लड़ते लड़ते इवेंचुअली आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो और कॉम्प्रोमाइज का कुछ अमाउंट आपको देना पड़ रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट भी आप रिकवर कर सकते हो। तो 3 चीजें हैं जो इंडेमनीफाइड रिकवर कर सकता है फ्रॉम इंडेमनीफायर: ऑल द डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ सूट एंड द अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कौन से 3 बातें? डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ सूट एंड अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। और इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब अराइज होती है? देखो, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टेन हो जाती है, तभी इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कमेंस होती है। मेरे को इसमें ना और एक कॉन्सेप्ट जोड़ना है। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आज मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस लिया है, बट जस्ट बिकॉज मैंने कार का इंश्योरेंस लिया है, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और नुकसान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सीडेंट होकर नुकसान हो भी सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ ही ना। तो अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे वादा तो कर दिया है कि हे मैम, अगर नुकसान हुआ हम नुकसान की भरपाई करके दे देंगे। अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान की भरपाई करके दे देंगे, बट क्या नुकसान हो भी सकता है और नुकसान नहीं भी हो सकता है। बट अगर नुकसान हुआ तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, तब ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। तो जैसे ही लायबिलिटी इंडेमनिटी होल्डर की एब्सोल्यूट और सर्टेन हो जाती है, वैसे ही इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कमेंस होगी, क्योंकि अब नुकसान हो ही गया है, अब आपको नुकसान की भरपाई करके देनी होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, which is like very important, is the contract of guarantee. In fact, पिछले 4 अटेम्प्ट्स के RTPs का मैंने कंपाइलेशन किया है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और चारों अटेम्प्ट के RTPs में, क्योंकि क्लास में अपने पास एग्जामिनेशन पेपर्स सारे हो चुके हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, तो अब हम RTP के क्वेश्चंस देख रहे हैं। चारों भी अटेम्प्ट में बैक टू बैक इंस्टीट्यूट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी के ऊपर सवाल डाला हुआ है। एक भी आरटीपी में इंडेमनिटी के ऊपर सवाल नहीं है, बट चारों भी आरटीपी में गारंटी के ऊपर सवाल है। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आरटीपी में 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है और एजेंसी जहां पे इंस्टीट्यूट ने हर आरटीपी में सवाल पूछा है। तो गारंटी अब से एंड तक ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बोला है मैं लाइव आई हूं, प्लीज लेट देम नो, क्योंकि पहले ये क्लास का टाइमिंग एक्चुअली 9:30 शेड्यूल्ड था, फिर बाद में मैंने उसको चेंज किया है। सो बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द टाइमिंग अगर कुछ गड़बड़ हो गई आपके दोस्तों की, प्लीज लेट देम नो कि अभी मैं लाइव हूं और ये सेशन शुरू हो चुका है। बिकॉज गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So what is a contract of guarantee? A contract of guarantee is a contract to perform the promise made or to discharge the liability. But ये जो performance की बात कर रहे हो या ये जो liability की आप बात कर रहे हो, ये आपकी liability नहीं है, ये liability किसी और की है। जो आप बोल रहे हो कि अगर उसने डिफॉल्ट किया तो मैं प्रॉमिस को परफॉर्म करूंगा या मैं लायबिलिटी को डिस्चार्ज करूंगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो वापस से, डेटर है, एक्चुअली तो डेटर को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है या डेटर को अपनी लायबिलिटी को करना है डिस्चार्ज। बट आप कह रहे हो अगर इस डेटर ने डिफॉल्ट किया तो उसके बदले में मैं इस प्रॉमिस को परफॉर्म करूंगा या मैं इस लायबिलिटी को करूंगा डिस्चार्ज। अगर आपने ये वादा लिया है तो माना जाएगा आप गारंटर हो, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
गारंटी। तो ये डेफिनेशन वापस से एक साथ सब लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। बट ये जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस है या ये जो लायबिलिटी हम डिस्चार्ज करने की बात करें, दिस इज ऑफ अ थर्ड पर्सन। बट हम कब परफॉर्म करेंगे या हम कब लायबिलिटी पे करेंगे? अगर वो डिफॉल्ट करता है तब। सो इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इसी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो, 3 पार्टीज होती है। कौन सी 3 पार्टीज होती है? बोलो। प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो कौन कौन ये लोग हैं, एक बार उसमें भी चर्चा करते हैं। पहली बात तो जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसको कहते हैं श्योरिटी। ओके, जिसके बिहाफ पे कि अगर उसने डिफॉल्ट किया तो मैं पेमेंट दूंगा। ओके, जिसके बिहाफ पे आप गारंटी लेते हो उसको कहते हैं एज द डेटर। और जिस पर्सन को गारंटी दी जा रही है उसको कहते हैं एज द क्रेडिटर। अब इसी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो देयर इज अ ट्रिपलेट अग्रीमेंट बिटवीन द डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, श्योरिटी, डेटर। किनके बीच में वापस से बोल सकते हो? डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर। तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट डेटर और क्रेडिटर के बीच में है, जहां पे जो भी परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस है या डेट को रीपे करना है उस बारे में है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द क्रेडिटर and the surety, and then there is an implied contract of indemnity actually. Between the surety and the principal debtor. So in every contract of guarantee there is an implied contract of indemnity. अब देखो, what are the essential elements of a contract of guarantee? इंस्टीट्यूट अगर चाहे आपको एक डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन 4 नंबर का पूछ सकता है, what are the essential elements of a contract of guarantee? तो बताओ, पहली बात तो गारंटी का पर्पस। What is the purpose of guarantee? Is to secure the payment of a debt. ऐसी डेट which is existing debt, ऐसी डेट which is इंडेमनिटी में लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट थी, बट गारंटी में लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग है। ऑलरेडी डेटर का पैसा बनना देना है टू द क्रेडिटर, और हम कह रहे हैं अगर उसने पेमेंट नहीं दिया तो हम पेमेंट देंगे। दैट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। So if there is no principal debt, there can be no valid guarantee. अगला पॉइंट कहता है, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है, वैसे गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसिडरेशन का होना जरूरी है। नो कंसिडरेशन, बट फिर यहां पर कहा गया है देयर इज नो नीड फॉर डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। कंसिडरेशन कौन सी 2 पार्टीज के बीच में होना जरूरी है? डेटर एंड क्रेडिटर, इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन ना भी है तो भी चलेगा। इन दोनों और उन दोनों, समझ में आया ना? किनके बीच में होना चाहिए ट्रिपलेट अग्रीमेंट में से कंसिडरेशन? डेटर एंड क्रेडिटर। अलॉन्ग विद दैट इसमें और एक पॉइंट है, हमारा डेटर माइनर हुआ तो क्या चलेगा? हाँ, श्योरिटी जो है ही शुड बी मेजर साउंड माइंड एंड मतलब बेसिकली ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। डेटर अगर इनकॉम्पिटेंट है, डेटर अगर इनकॉम्पिटेंट है तो भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। श्योरिटी अगर माइनर है, श्योरिटी अगर अनसाउंड माइंड का है तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ
लाइबिलिटी. सो देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी. अरे लाइबिलिटी है, डेट है, इसीलिए तो गारंटी है ना, क्योंकि इसी डिफॉल्ट पे हमारे गारंटर का रोल आएगा कि अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो मैं पेमेंट देता हूं. और ये लाइबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो लीगली एनफोर्सेबल है, टाइम बार्ड नहीं है, नहीं तो फिर गारंटी वॉइड हो जाएगी. क्योंकि आप ही बताओ, अगर कोई डेट टाइम बार्ड डेट है, कानून की आंखों से बताना क्या ये डेट रिकवरेबल है? कानून तो ये मानता है कि इसको इससे पैसे देने ही नहीं है. तो कानून के हिसाब से जो डेटर का पैसा देना बनता ही नहीं है, टाइम बार्ड हो गया ना, तो आप गारंटी किसकी ले रहे हो? इसलिए लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग लायबिलिटी होना जरूरी है. ऐसी लायबिलिटी जो लीगली एनफोर्सेबल है. एंड देयर कैन बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट. सो कोई भी गारंटी जो आपने ऑब्टेन की है बिकॉज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, एंड दिस मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब आपने झूठी बातें बोली है, और ये जो झूठी बातें बोली है इट इज रिलेटिंग टू अ मटीरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब हमारे साथ तो धोखा हुआ है, और इसलिए माना जाता है दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इनवैलिड. इनफैक्ट झूठ बोलना तो गलत है. लॉ मेकर तो यह भी बोलता है अगर आप मटीरियल सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड साइलेंट हो, सच छुपाना भी धोखे के बराबर ही होता है. ऐसी गारंटी जहां पे आपने मटीरियल फैक्ट्स के बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है, यह भी सही नहीं है, और ऐसी गारंटी को भी हम क्या मानते हैं? इनवैलिड. गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड ईदर ओरली और इवन इन राइटिंग. और ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, याद कीजिए मैंने कहा कि मैं गारंटी लूंगी ओनली स्वप्निल सर गारंटी मेरे साथ ले. क्या तुम्हें याद है? स्वप्निल सर ने अगर ज्वाइन कर लिया, क्या बात है, हम दोनों को श्योरिटीज, बट अगर स्वप्निल सर ने मना किया, मेरी भी गारंटी वैलिड नहीं होगी. सो द गारंटी विल नॉट बी वैलिड इफ द अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन. एक बार ये सारे 6 पॉइंट्स गो थ्रू कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. एटलीस्ट हेडिंग तो याद रहना चाहिए, बाद में कंटेंट आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. जस्ट गो थ्रू द 6 पॉइंट्स. कोई गाई नहीं है, आराम आराम से करेंगे, शिद्दत से करेंगे, बट पक्का बनाते चलेंगे. और अगर मैं कह रही हूं लर्न करो, तो आपको लर्न करना होगा. कोई टाइम पास नहीं करेगा, कोई स्क्रीन को स्विच करके इंस्टा व्हाट्सएप नहीं देखेगा. आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपकी बुक्स ओपन करनी है और एसेंशियल एलिमेंट्स के हेडिंग लर्न करने हैं. और लर्न करते करते दिमाग में बोलने की कोशिश करो, पर्पस क्या होता है? टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट. ऐसे अपने आप को बोलने की कोशिश करो. कंसिडरेशन, हाँ, इन दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन होना जरूरी है. इन दोनों के बीच में ना भी है तो भी चलेगा. डेटर माइनर है तो चलेगा, बट श्योरिटी माइनर या इनकैपेसिटेटेड नहीं होना चाहिए. अपने मन में जवाब बनाओ आप, और फिर आगे बनते चले जाओ. चलो मैं 2 मिनट का समय देती हूं, यह आपके लिए है 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं. वर्चुअल किड्स एक बार आपका हो गया, सारे 6 पॉइंट्स लर्न करके मेरे को चैट बॉक्स में सारे 6 पॉइंट्स टाइप करके दो, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी. चलो चलो आ जाइए, अब तो मैं करवा के ही रहूंगी. जैसे बचपन में माँ बाजू में बैठती थी और करवा के लेती थी, वैसे ही मैं करती हूँ अभी. वर्चुअल किड्स प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करना.
हुआ? चलो आगे बढ़ते फिर. आई होप यू ऑल आर डन वर्चुअल किड्स. ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. एंड दैट इज टाइप ऑफ गारंटी. गारंटी दो टाइप्स की होती है. एक है स्पेसिफिक गारंटी और दूसरा है कंटिन्यूइंग गारंटी. So a guarantee which extends to a single transaction, is known as a specific guarantee. एक specific transaction है. तो say for example, say Ankita ma'am guarantees payment of 5 rice bags to Pooja ma'am to be delivered by Pooja ma'am to Harshad sir. So basically Pooja ma'am ने 5 bags भर के चावल जो है वो हर्षद सर को बेचे हैं और मैंने कहा है कि अगर इन्होंने पेमेंट नहीं दिया तो मैं पेमेंट दे दूंगी. तो आप बताओ यहां पे क्या मैं गारंटर हूं? और मैंने गारंटी ली है फॉर दिस वन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन विच हैपेंड बिटवीन हर्षद सर एंड पूजा मैम. मैंने उसी ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी ली है. ऐसी गारंटी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गारंटी. बट इफ योर गारंटी is extending to a series of transactions, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, it is known as a continuing guarantee. और आपको पता है कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है. वैसे तो जब हम देखेंगे कब कब डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी, वहां पे बाय नोटिस हम रिवोक कर सकते हैं. उसमें हम देखेंगे स्पेसिफिक गारंटी कब रिवोक होगा, कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक होगा. बट क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैं यहां पे भी रिपीट करना चाहती हूं. कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकता है बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी ऑलरेडी लायबल हो चुका है. ओके अगला जो पॉइंट है दैट टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी. क्या आप लोग बता पाओगे डिफरेंस? क्या आप रीड करके फिर हम डिस्कस करें? आप रीड करते हो? चलो एक काम करो, आप 2 मिनट रीड करो, उसके बाद मैं झटपट पटापट आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे जवाब देना. ठीक है? वेरी गुड. प्रतीक, वंशिका, सम्यक, ईशी, गायत्री, क्या बात है. आप ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको ये टॉपिक पढ़ने का बाद में कभी मौका मिलने ही नहीं वाला है. ये लास्ट चांस है आपको पढ़ने का. लास्ट 1 month रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन. 18th जनवरी हमारे पेपर शुरू हो रहे हैं. अगले महीने तो आपका अगले दिन अकाउंट्स का पेपर होगा. इससे तो मैं कह रही हूं आप ऐसे पढ़ो जैसे कि ये आखिरी बार आपको मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए. बाद में समझ लो टाइम ही नहीं मिलने वाला है. वैसा ही कर लो आप, एकदम एग्जाम रेडी हो जाओ. हाँ मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है बट फिर अभी क्या कर सकते हैं, आप लोगों का अटेम्प्ट है. But thanks for asking, Riddhi. माँ का भी ऐसे ही होता है ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती है बट फिर भी बच्चे को देख के उठ ही जाती है, काम कर ही लेती है. वैसा ही है मेरा.
ओके तो देखो पहला वाला डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी है. इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में होती है 2 पार्टीज और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में होती है 3 पार्टीज. यहां पे 2 पार्टीज का नाम है इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड, और यहां पे 3 पार्टीज का नाम है डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी. यहां पे इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल होती है, बट यहां पे श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल होती है. अब देखो इंडेमनिटी में तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है ना, तो अगर वो घटना होगी तो लायबिलिटी अराइज होगी, नहीं तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब जो भी आपने डिसाइड किया है वो कॉन्टिंजेंट इवेंट अगर हो गया तो. बट यहां पे कब लायबिलिटी अराइज होगी? डेटर ने अगर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होती है. अगर डेटर ने पेमेंट दे दिया तो श्योरिटी को कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है. सो लायबिलिटी विल अराइज ओनली ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस. फिर ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडेमनीफायर कैन नॉट स्यू द थर्ड पार्टी फॉर द लॉस, बट श्योरिटी जो है ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द डेटर, क्योंकि ये पेमेंट जो उसने क्रेडिटर को दिया है वो डेटर के बिहाफ पे ही दिया है. यहां पे लॉसेस को कर रहे हो रीइंबर्स और यहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो. यहां पे ऑल द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट और यहां पे डेटर अगर माइनर हुआ तो भी चलेगा. तो ये था डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी. आ जाइए आगे. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी. मैंने एक वर्ड आपको बोला था, लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है. सेकेंडरी मतलब क्या? अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो ही श्योरिटी लायबल होता है, नहीं तो श्योरिटी लायबल नहीं होता है. और जैसे इसने डिफॉल्ट किया डेटर ने, श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है. इसको ना इसे स्यू करने की जरूरत है और इसको ना इसे नोटिस देने की जरूरत है. चलो आ जाइए अगला पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज होता है? देखो श्योरिटी डिस्चार्ज होना मतलब क्या? श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, श्योरिटी की लायबिलिटी कम्स टू एन एंड. तो कब कब श्योरिटी डिस्चार्ज होता है? फर्स्ट इज नोटिस.
कंटिन्यूइंग गारंटी अगर है, कंटिन्यूइंग गारंटी में आप नोटिस देके आपके गारंटी को कर सकते हो रिवोक, बट दिस रिवोकेशन विल ओनली बी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है. अगर स्पेसिफिक गारंटी है ना और लायबिलिटी अभी तक अराइज नहीं हुई है तो ही रेवोकेशन पॉसिबल है. लायबिलिटी अगर अराइज हो गई है तो रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज डेथ. जैसे श्योरिटी की डेथ हो जाती है द रेवोकेशन कम्स टू एन एंड, बट डेथ will lead to revocation only for transactions after the death. डेथ के पहले जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं क्या श्योरिटी उसके लिए लायबल है? बट अब श्योरिटी तो है नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एस्टेट से पेमेंट देंगे. नोवेशन. नोवेशन में क्या हो रहा है? यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज नोवेशन. तो नोवेशन की वजह से जो पुराना श्योरिटी था क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा? यस. नेक्स्ट, बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर. सबसे पहला पॉइंट विच इज very 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 important, variation in the terms of actually contract है. वेरिएशन मतलब चेंज. डेटर ने और क्रेडिटर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएशन ला लिया, वो भी विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, जब से आपने वेरिएशन लाया है उसके बाद से द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड. अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 9 महीने बाद आपने वेरिएशन लाया, कब श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? 9 महीने बाद. 9 महीने में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके लिए क्या श्योरिटी लायबल है? हाँ. नेक्स्ट, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द डेटर. हमारे श्योरिटी की लायबिलिटी क्या डेटर के लायबिलिटी से को एक्सटेंसिव है? अगर हमारा डेटर ही डिस्चार्ज हो गया ऑटोमेटिकली क्या श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा? बोलो ना. तो अगर आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जिसके वजह से डेटर ही रिलीज हो गया है, या क्रेडिटर ने ऐसी कोई हरकत की है, हरकत नहीं बट उसने कुछ ओमिशन किया है, वो घर बिल्ड करने वाला एग्जाम्पल, आपको मटेरियल सप्लाई करना था, आपने मटेरियल सप्लाई किया ही नहीं, जिसकी वजह से डेटर डिस्चार्ज हो गया. जैसे ही डेटर डिस्चार्ज होता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा. Next, composition. So if the creditor makes a composition with the principal debtor, वो भी श्योरिटी को कंसल्ट किए बगैर श्योरिटी हो जाता है डिस्चार्ज. प्रॉमिस टू गिव टाइम, एक बार इसको अच्छे से रीड करो क्योंकि इसका एक्सेप्शन है. प्रॉमिस नॉट टू स्यू, इसको भी रीड करो क्योंकि इसका भी एक्सेप्शन है. हाँ देखो, when the time for the payment of the debt comes,
द श्योरिटी हैज द राइट टू रिक्वायर द डेटर टू पे ऑफ द डेट। बट यहां पे अगर आपने हमारे डेटर को और टाइम दे दिया पेमेंट देने के लिए, किसने दिया है और टाइम? क्रेडिटर ने डेटर को और टाइम दे दिया है डेट को पे करने के लिए, और श्योरिटी को कंसेंट भी नहीं लिया है, तो श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। और अगर हमारे क्रेडिटर ने अग्री किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डेटर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा, तब ऐसे केस में श्योरिटी हो जाता है डिस्चार्ज। बट अब इसके दो एक्सेप्शंस हैं। मैं अगर एक्सेप्शन की बात कर रही हूं, मतलब यहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा डिस्चार्ज। कब कब वो डिस्चार्ज नहीं होगा? पहली बात तो टाइम देने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने डेटर के साथ नहीं, कोई थर्ड पर्सन के साथ एंटर किया है। तो क्रेडिटर कोई थर्ड पर्सन के साथ डेटर को टाइम देने के लिए अग्री करता है, तो ऐसे केस में हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके और देखो ये भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। mere forbearance on the part of the creditor to sue the debtor does not discharge the surety। जिसका क्या मतलब होगा? क्रेडिटर के पास राइट है डेटर के अगेंस्ट केस फाइल करने का, वो चाहे तो राइट को एक्सरसाइज करे, ना चाहे तो ना करे। जस्ट बिकॉज उसने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इस बंदे ने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, आप तो अभी भी इस राइट को एक्सरसाइज कर ही सकते हो। अरे हाँ या ना? आगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, जिसके वजह से श्योरिटी की पोजीशन इंपेयर हो रही है। इंपेयर होना मतलब कमजोर होना। सो इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी को पोजीशन को कमजोर कर रही है, इंपेयर कर रही। कमजोर करना मतलब क्या? तो श्योरिटी हो जाता है डिस्चार्ज। और इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये मिस रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट एसेंशियल्स में भी था और यहां पे भी है। अगर ये रिपीट हो रहा है मतलब ये पॉइंट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई भी गारंटी जो आपने ऑब्टेन की है बाय वे ऑफ अ मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट वैलिड। सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, आपने सच छुपाया है तब भी गारंटी ऑब्टेन्ड इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। ये भी पॉइंट रिपीट हुआ है। अदर को श्योरिटी नॉट ज्वाइनिंग इन, सो वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट until the other person joins in as a surety, गारंटी वैलिड नहीं होगी। कब वैलिड नहीं होगी? अगर दूसरा पर्सन ज्वाइन इन ना करे। एंड आई थिंक द लास्ट कॉन्सेप्ट इज राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के राइट्स तीन अलग अलग लोगों के अगेंस्ट है। फर्स्ट क्रेडिटर, फिर डेटर और फिर को श्योरिटीज। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट अदर को श्योरिटीज? व्हाट आर द राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, अगेंस्ट द डेटर? कुछ भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना सकती है, यू नेवर नो। सो लेट्स चेक इट आउट। एक क्वेश्चन मैं कराने वाली हूं, बहुत भारी है, मजा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा अभी ना, क्वेश्चन नंबर 1A की तरह आएगा आज, जिसका मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूं। देखना कितना मजा आएगा आप लोगों को। सुनो, right of subrogation, right of
सबरोगेशन, यू विल लव दी सेशंस, और क्वेश्चंस जब करेंगे ना अलग लेवल का मजा आएगा। सी एक अलग सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। देख रहे आप, मैंने बहुत मेहनत ली इसको प्रिपेयर करने में, मैंने खुद नोट्स टाइप किए हैं एक्चुअली। देखो, अ डेट गारंटीड हैज बिकम ड्यू, जो आपने गारंटी किया था वो डेट का पेमेंट का टाइम आ चुका है। पेमेंट देना था डेटर को, और हमारा डेटर हमेशा की तरह कर दिया है डिफॉल्ट। तो क्या श्योरिटी को पेमेंट देना पड़ेगा? जैसे श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट देता है, श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और क्रेडिटर के जो सारे राइट्स थे अगेंस्ट द डेटर, अब ये राइट्स श्योरिटी के हो जाएंगे अगेंस्ट द डेटर। सो द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। सबरोगेशन, उसी को क्या कहते हैं? सबरोगेशन। इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं ट्रिपलेट अग्रीमेंट के बारे में बात करी थी। देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन द डेटर एंड द श्योरिटी इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। डेटर की हरकत की वजह से अगर श्योरिटी को नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी होगी दैट ही शुड मेक गुड द लॉसेस टू द श्योरिटी। हाँ है ना? नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। कौन से राइट्स है अगेंस्ट द क्रेडिटर? ऊपर वाले थे राइट अगेंस्ट द डेटर, अब ये अगेंस्ट द क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर के पास कुछ सिक्योरिटीज है, a surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor when the contract of suretyship was entered. मैंने जैसे पहले भी बताया था subrogation के केस में, now this surety takes the position of the creditor. creditor के पास अगर कुछ सिक्योरिटी होगी, वो क्रेडिटर से वो सिक्योरिटी मांग सकता है, ये श्योरिटी का राइट है। इनफैक्ट श्योरिटी ऑल्सो हैज द राइट टू सेट ऑफ। तो अगर डेटर को तो क्रेडिटर को पैसा देना है, बट अगर क्रेडिटर को भी कुछ पैसा डेटर को देना है, ये इसको देगा वो उसको देगा, उसके बदले जो नेट अमाउंट है सेट ऑफ करके श्योरिटी उतना पेमेंट क्रेडिटर को दे देगा और सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा श्योरिटी कर सकता है। कल जाके अगर ऐसा हो गया कि हमारा डेटर हो गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हुआ है, ऐसा तो नहीं कंगाल ही हो गया है, कुछ तो पैसे इन रूपी विल बी रिकवरेबल, जितना भी पैसा इन रुपीज रिकवरेबल वो पैसा आप रिकवर कर लोगे, और जो बैलेंस अमाउंट है उतना ही आप दोगे। सो बेसिकली यू हैव अ राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन योर लायबिलिटी। आपको पूरा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, जितना डेटर से बन पा रहा है उतना डेटर देगा, आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग अमाउंट दोगे। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। पहला राइट इज right to contribute equally. Each co-surety is liable to contribute equally for the discharge of the whole debt which has remained unpaid. Of course, if the contract says something else, we will follow the contract. कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है श्योरिटीज 3:2:1 के रेशियो में रहेंगे, तो आप उस प्रोपोर्शन में लायबल रहोगे। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, ऑल द को श्योरिटीज हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द डेट इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। इसका यह मतलब होता है अगर श्योरिटी चाहे वो एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर सकते हैं पेमेंट देने के लिए, एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर सकते हैं पेमेंट देने के लिए, उससे ज्यादा फिर उनकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। फिर जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो आप उस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एग्जॉस्टिव रिविजन ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या बात है, वंडरफुल।
ओह, एक बार जोरदार तालियां। चलो, बट अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ये भेजती हूं आप लोगों को आपके ग्रुप पे। आप लोग हो ना ग्रुप में? और मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल भी है, चैनल लॉ विद सीए अंकिता, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हो। वहां पे भी मैं भेज दूंगी। वहां पे बाकी अपने जैसे अपने नॉर्मल ग्रुप में हर शाम को डाउट्स के लिए ग्रुप खुलता है, फिर मैं डाउट्स सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चंस जो आपने लिखे वो आप भेजते हो, फिर रिप्लाई करते हो। ये चैनल इज ओनली रिलेटिंग टू कंटेंट। उसमें सिर्फ जो मेरे वीडियोस आते हैं, कुछ ऑडियोज अगर है, कुछ मोटिवेशनल अगर कुछ बोलना है, उसी से रिलेटेड ये चैनल है। इसमें डाउट वाउट कुछ नहीं होगा। तो अगर मुझे ये नोट्स भी शेयर करने हैं ना, मैं ये चैनल पे नोट्स शेयर कर दूंगी। चैनल का नाम है लॉ विद सीए अंकिता। मैंने भेजा है चैनल का नाम। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में ऐड कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। अभी आप देखो, आपके अटेम्प्ट का आरटीपी जनवरी 26, उसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा सवाल बनाया है, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस। देखो, ये मैं कर रही थी, मैंने इसको अभी तक पीडीएफ में भी कन्वर्ट नहीं किया है, वर्ड में ही है। पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगी मैं। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन, आप रीड करो और हाँ, सब लर्न करो आप। ये डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है जनवरी 26 के आरटीपी में। तो देखो, कोई भी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में पर्पस होता है। पर्पस क्या है? टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। कंसिडरेशन, अगर डेटर और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन है, वो सफिशिएंट कंसिडरेशन है। हमारे डेटर और श्योरिटी के बीच में कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चलेगा। इनफैक्ट हमारा डेटर अगर माइनर है तो भी चलेगा, बट श्योरिटी अगर इनकॉम्पिटेंट है तो गारंटी होगी वॉइड। उसके बाद लायबिलिटी होनी चाहिए एग्जिस्टिंग। इसका क्या मतलब होता है? कुछ तो लायबिलिटी है जो एग्जिस्टिंग है, जिसको पे करने के लिए हमने ली है गारंटी। और अगर आपने झूठ बोल के गारंटी ऑब्टेन करी है, या सर्कमस्टेंसेस पे साइलेंट थे आप, जो मटेरियल थे, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन ही होता है। झूठ बोलना तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, सच छुपाना भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। दोनों भी केस में गारंटी ऑब्टेन्ड विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। इसके अलावा भी 2-4 पॉइंट्स थे आपके टेक्स्ट बुक में। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन राइटिंग। अदर को श्योरिटी नॉट ज्वाइनिंग इन, वो वाला भी एक पॉइंट था। तो दूसरे को श्योरिटी ने अगर ज्वाइन इन नहीं किया तो फिर आपका गारंटी वैलिड नहीं होगा। तो एसेंशियल है कि वो बंदा भी ज्वाइन इन करे, है ना? तो ऐसे 6 पॉइंट्स थे आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में। बट इंस्टीट्यूट ने जो अपना जनवरी 26 के अटेम्प्ट के आरटीपी में सिर्फ ये 4 पॉइंट्स को ही कवर किया है। बट अगर क्वेश्चन आता है, आप वो दोनों पॉइंट्स भी लिख लेना, क्योंकि एसेंशियल है कि अगर मैं कहती हूं जब तक सर हाँ नहीं बोलेंगे मैं गारंटी नहीं दूंगी, सर ने अगर हाँ नहीं बोला तो सच में गारंटी वैलिड नहीं होगी। सो इट्स एसेंशियल इवन फॉर सर टू ज्वाइन, सो इट शुड कम ओवर देयर। ठीक है, तो आप आपके टेक्स्ट बुक पे ही हो ना, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, उधर आप लिख दो आरटीपी जैन 26। आपको पता ना, आपकी बुक्स बोल रही है हर एक कॉन्सेप्ट के उधर। अब आपने मार्क किया है कौन से अटेम्प्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और मॉड्यूल में कौन से क्वेश्चन है। क्या आपकी बुक बोल रही है? वेरी गुड। तो वहां पे ये भी लिख दो एसेंशियल एलिमेंट्स के उधर। आप लोगों ने नाश्ता ही नहीं किया?
आप लोग लिख दो उधर, क्या लिखोगे? आरटीपी जैन 26। इसके पिछले वाला अटेम्प्ट था सितंबर 25। जैन 26 के पहले तो सितंबर 25 ही था ना। उसके आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने पूछा है डिफाइन कोश्योरिटीज। डिफाइन, अब डेफिनेशन पूछा मतलब अनफॉर्चुनेटली आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन है व्हाट आर द राइट्स which is available to the surety against other co-sureties। जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने अभी रिवाइज किया ना, the rights of the surety against other co-sureties। तो पहली बात तो आपको co-surety को डिफाइन करना पड़ेगा। तो who are co-sureties? So when the same debt or duty is guaranteed by two or more persons, such persons are called as co-sureties। Repeat करो तो ये definition। When the same debt or duty is guaranteed by are called as co-sureties। दो ही राइट्स हैं श्योरिटी के अगेंस्ट द अदर को-श्योरिटीज। एक है इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, एवरी श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू डिस्चार्ज द होल डेट और दैट पार्ट विच इज अनपेड। और आप अगर चाहो, क्या आप मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर सकते हो ऑन योर लायबिलिटी। तो अगर आप चाहो आप डिफरेंट सम, और उसमें भी आप डिफरेंट सम की गारंटी ले सकते हो। जैसे कि मैं, साइली, जय, हम तीनों भी जो है हम लोग गारंटर हैं, बट मैंने कहा मेरी गारंटी 1 लाख तक। ये कह रही है, साइली कह रही है कि उसकी गारंटी 2 लाख तक फिक्स है, और जय कह रहा है मैं गारंटी 3 लाख तक देता हूं। तो डिफरेंट डिफरेंट सम है। डिफरेंट सम होने के साथ साथ मैंने अपनी लायबिलिटी का भी मैक्सिमम कैप कर दिया है, लिमिट कर दिया है। 1 लाख से चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं पेमेंट नहीं देने वाली हूं। मेरी गारंटी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की है। हमने बहुत सारे केसेस भी किए थे नोटबुक में उससे रिलेटेड, क्या तुम्हें याद है? तो ये आप लिख दो आपके टेक्स्ट बुक में। सितंबर 25 आरटीपी को श्योरिटीज के अगेंस्ट वाले राइट्स। और इसका प्रीवियस वाला आरटीपी जो था वो कौन सा आरटीपी होगा? हाँ, तो ये आरटीपी May 25। ये क्वेश्चन वैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आएगा ये 7 नंबर के लिए आएगा। What are the rights of the surety against creditor, debtor and co-sureties? पूरा कॉन्सेप्ट ही डाल दिया उन्होंने, पूरा का पूरा। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन को ही छाप दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से श्योरिटी इंजॉयज द राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, डेटर, को-श्योरिटीज। 2 2 2 6 पॉइंट्स है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 7 नंबर के लिए आप लोगों को आएगा। सो फर्स्ट इज अगेंस्ट द क्रेडिटर। सिक्योरिटीज मांग सकता है, या तो सेट ऑफ भी राइट एक्सरसाइज कर सकता है। हमने किया ना रिवाइज। ये इधर आएगा ना, शेयर रिडक्शन वाला डेटर में आएगा क्या? क्रेडिटर में आएगा क्या? तो अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ तो पैसा है जो डेटर से आएगा क्रेडिटर को, बाकी का जो अमाउंट है बस उतना ही अमाउंट श्योरिटी पे करेगा। So surety has a right to claim proportionate reduction in the liability if, come on guys, the debtor becomes insolvent. आगे against the debtor, क्या है राइट्स अगेंस्ट द डेटर्स? राइट ऑफ सब्रोगेशन। जैसे ही आप पेमेंट करते हो, क्योंकि डेटर ने डिफॉल्ट किया है, यू विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और क्रेडिटर के जो जो राइट्स थे डेटर के अगेंस्ट, अब वो राइट्स
आपके हो जाएंगे. श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर. इसी को कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन. And there is an implied contract of indemnity between the debtor and the surety. तो right of indemnification. और ये तो हमने जस्ट ऊपर वाले इसमें ही रिवाइज किया था. को श्योरिटीज मतलब सेम डेट है जो गारंटीड है बाय 2 or more persons. ऐसे लोगों को कहते हैं को श्योरिटीज. उनका yes equal contribution and they may be bound by different sums and they may limit it to a fixed amount for their liability. Yes or no guys? Yes. अब देखो एक क्वेश्चन जो मैं आपको बोलने वाली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखो ना, ये एक है जो आरटीपी है. मैं आपको बोल रही थी ये तो जनवरी 25 की है. एक मिनट, मैं आपको बोल रही थी ना एक क्वेश्चन है जो मस्त है. किधर गया? मैंने आरटीपी डाउनलोड की तो थी. हमने कौन सी आरटीपी की? ये वाला लास्ट वाला लिखा आपने. लास्ट वाला कौन सा आरटीपी था? मई 25 ना. तो उसके पहले वाला होगा जनवरी 25. हाँ बराबर, मतलब जनवरी 25. आपका तो जनवरी 26 है ना. तो ये बराबर खोला मैंने, जनवरी 25. इसमें मैं आपको बोल रही थी क्वेश्चन था ना मस्त है, गारंटी वाला. ये देखो, ये मैं आपको बताती हूं. ये आरटीपी है जनवरी 25 का. मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन. हाँ ये देखो, ये जनवरी 25, ये आरटीपी का क्वेश्चन है गारंटी के ऊपर. जस्ट लुक एट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. इधर तक गया है और उसके बाद यहां तक गया है. ये क्वेश्चन अगर आएगा 100% आपके क्वेश्चन 1 में आएगा. देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके आईसीआई ने ये सवाल पूछा. पिछले 3 अटेम्प्ट के आरटीपी में बहुत ही डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस पूछे हैं. ये क्वेश्चन जनवरी 25 का मस्त है. इसके ऊपर हम लोग आज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. इट्स अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. कैसा है? अभी तक जो 3 अटेम्प्ट्स के आपने देखे थे क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस. इसमें देखो क्या हुआ है. आर ओन्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. ओके. P visited the store to buy a water purifier priced at 54,000. ठीक है, यहां तक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका क्वेश्चन है. He specifically requested R for a purifier with a copper filter. As P wanted to buy the purifier on credit with the intention of paying in 9 equal monthly installments, R demands a guarantor for the transaction. अब समझ में आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो आर का ये स्टोर है और वो ये प्योरीफायर बेचने वाला है और वो बोल रहा है डेटर को कि मुझे किसी की गारंटी दिलवाओ. तो आर कौन हो गया? क्रेडिटर. और पी कौन हो गया? डेटर. अब एस जो पी का दोस्त है came forward and gave the guarantee for the payment of the water purifier. तो S कौन हो गया? S is for surety, P is principal debtor and R is creditor. R sold a water purifier of a specific brand. P made payment for 4 monthly installments. टोटल कितने हैं? और आपने कितने दिए? आपने मतलब डेटर ने
दिए 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड आफ्टर दैट ही बिकेम इंस्टॉलमेंट. वो राइट्स वाला पॉइंट है. एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट द लाइबिलिटी ऑफ एस as a guarantor to pay the balance price of the water purifier to R. तो प्राइस कितना है 54,000 डिवाइडेड बाय 9 के टेबल में 54 आता है. 9 6 मतलब एवरी इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 6,000 जिसमें से 4 इंस्टॉलमेंट पे हो चुके हैं. तो 6 4 24,000. तो 24 अगर दे दिए हैं 54 में से बचा कितना है 30,000 जो है वो ड्यू है. और वो कौन किसको देगा श्योरिटी देगा टू द creditor मतलब R. But question यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. This is the first part of the question. Second part says, what would be your answer if R sold the water purifier misrepresenting that it has a copper filter while it actually has a normal filter? Neither P nor S. तो बेचारे हमारे डेटर और श्योरिटी were not aware of this fact, and upon discovering the fact, the truth, P refused to pay the price. P is the debtor. In response of P's refusal, क्योंकि P ने मना कर दिया, अब R बोल रहा है ठीक है P पेमेंट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मैं गारंटर से पेमेंट ले लेता हूं. He files a case against S, the guarantor. Explain with reference to the contract act क्या S will be liable to pay the balance price? No, but अगर ये डिफॉल्ट करता है तो गारंटर ही लायबल होता है. हाँ तो बराबर ना. को एक्सटेंसिव मतलब इसने पेमेंट नहीं किया तो इसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी ना. तो डेटर इज नॉट लायबल, तो श्योरिटी विल ऑल्सो नॉट बी लायबल. एंड व्हाई इज द डेटर नॉट लायबल? हाँ क्योंकि देर वॉज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. एनी गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड. यस और नो गाइस? इसको लिखे. ये मैं आपको जब शीट दूंगी ना इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगी आपको, इसका आंसर हमने लिखा है. ठीक है आ जाओ. इट्स अ गुड क्वेश्चन. एक्चुअली क्वेश्चन के लेंथ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन लेंथी होगा, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पक्के किए है ना आपको आएगा. इसलिए मैंने कभी भी ना देखा, आपने देखा भी था इसके पहले जो भी मैंने वन शॉट रिवीजन लिए उसमें क्वेश्चंस किया ही नहीं है. कॉन्सेप्ट ही पक्का नहीं है और बच्चा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने जाता है. पागल है बच्चा. आप ही बताओ, आपको एबीसीडी नहीं आ रहा है और आप सेंटेंस लिखना प्रैक्टिस कर रहे हो. यू कैन नॉट इवन मेक अ स्पेलिंग, हाउ विल यू मेक अ सेंटेंस? What is important is the base. First know the concept. कॉन्सेप्ट अगर पक्का है उसको अप्लाई करना इजी हो जाता है. डायरेक्टली आप सोचो कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं बहुत भारी, अरे नहीं कर सकते भाई. कॉन्फिडेंस ऊपर जाने के बदले नीचे जाएगा. और फिर वो क्या करते हैं यूट्यूब पे जाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस देखेंगे. अरे दे आर ओनली डूइंग कॉपी पेस्ट क्योंकि उनका दिमाग ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको दिमाग में कुछ फिट ही नहीं है ना. तो दैट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच. उनको कब रियलाइज होता है? रिजल्ट के दिन. मोए मोए हो जाता है उनके साथ. सो डोंट डू दैट. डोंट बी इन अ रश टू सॉल्व द क्वेश्चंस. फर्स्ट बी थॉरो. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि पक्की हो गई है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद इज द लर्निंग एंड कंटेंट पार्ट. अरे याद तो आना चाहिए ना मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या पॉइंट है, इंसॉल्वेंसी का लिखोगे क्या नहीं तो यहां पे. तो इसीलिए फिर पहले पक्के हो जाओ और उसके बाद फिर एप्लीकेशन इज इजी. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है आ जाओ चलो लिखते हैं. मैं एक न्यू शीट लेती हूँ. टेम्पलेट दिस अप्लाई. स्क्रीन स्विच हुई नहीं?
हुआ क्या? इसलिए क्लास में भी बोलती थी आप एक एक क्वेश्चन हर रोज लिखो, एक एक क्वेश्चन हर रोज लिखो. जिन्होंने एक एक क्वेश्चन हर रोज लिखा है उनके कम से कम 30-35 क्वेश्चंस लिखकर हो चुके हैं. आज अगर मैं बोलूं कि प्रेपरेटरी लीव में 30 दिन बचे हैं, 5 दिन तो आप छोड़ ही दो, मतलब 25 दिन बचे. 25 दिन में आप 30 क्वेश्चंस लिख पाओगे क्या? सिर्फ लॉ थोड़ी ना है आपके पास, लॉ के साथ साथ आपके पास अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, मैथ्स भी है. सिर्फ लॉ 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 ही करते रहोगे और 30-35 क्वेश्चंस लिखोगे तो क्या मतलब होगा? 30-35 अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चे ने क्लास के दौरान ही कर दी है, आज जो भी है इज गोइंग अबव दैट. वो बच्चा तो आज 0 से चालू कर रहा है ना, वो लिख भी लेगा एक एक क्वेश्चन हर रोज, तो वो 50 से ऊपर नहीं जा पाएगा. और आपने तो 35 ऑलरेडी लिख लिए, आप और लिख सकते हो 15-20. तो वो एफर्ट कब आप ले रहे हो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. चलो आ जाइए. सपोज दिस इज योर नोटबुक, तो आप आंसर लिखोगे. कैसे लिखोगे आंसर? पहले तो आप एक मार्जिन ड्रॉ करोगे. तो ये आपकी अगर नोटबुक है तो ये नोटबुक में आपने ऐसे एक मार्जिन ड्रॉ किया, मतलब है ही आपको तो ये मार्जिन. उस मार्जिन के बाजू में आप एक छोटा मार्जिन ड्रॉ करो. तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आरटीपी कौन सा, जैन 25 ना, जैन 25 का है, विच इज आंसर नंबर 7. तो याद रखना, कोई भी आंसर लिखने के पहले आप कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो वो आप लिखो. बिकॉज इफ योर आंसर इज नॉट मार्क्ड, ICI इज नॉट गोइंग टू चेक योर आंसर. तो ये हैबिट आप डाल देना. अभी आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको आप डाल देना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा. तो देखो, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, किसी के भी ऊपर सवाल आया, सबसे पहला पॉइंट जो आपका होगा इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन. ये गारंटी का है क्वेश्चन, तो गारंटी का फर्स्ट पॉइंट में आप गारंटी की लिखोगे डेफिनेशन. सो व्हाट इज अ गारंटी? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस or discharge the liability of a third person in case of his default. तो लिखो. हाँ, आपको भी लिखना है. ये मैं नहीं भेजूंगी लिखकर, मैं सिर्फ क्वेश्चन भेजूंगी आपको. ये आप लिखोगे अभी नोटबुक में. लिखो, गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस or discharge the liability of a third person in case of his डिफॉल्ट. उसके बाद आप चाहो ना तो आप एक लाइन छोड़ सकते हो, सेकंड पॉइंट आप उसके नीचे लिख सकते हो. आंसर का फ्लो कैसे होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का? सबसे पहले आप लिखते हो प्रोविजंस, फिर आप लिखते हो फैक्ट्स, और फिर आप देते हो कंक्लूजन. ठीक है, तो अब हम प्रोविजन लिख रहे हैं. अब यहां पे आप मुझे बताओ कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर और कौन श्योरिटी है? क्रेडिटर आर है, डेटर पी है और एस उसका गारंटर है. तो अब आप लिखोगे एस ने गारंटी ली है पी के ऑब्लिगेशन के लिए टूवर्ड्स आर. तो अगर पी डिफॉल्ट करता है, एस को देना होगा उसका पेमेंट. तो आप लिखो एस हैज गिवन गारंटी for P's obligation towards R. P ने कब डिफॉल्ट किया है? आफ्टर मेकिंग 4 इंस्टॉलमेंट्स. तो लिखो when P defaulted after making, when P defaulted
after making 4 installments and becomes insolvent S's liability as a guarantor will come into existence. तो अब मुझे बताओ, क्या हमारे गारंटर को पूरा 54,000 देने की जरूरत है? नहीं, हमने कैलकुलेट किया 54 में से 4 इंस्टॉलमेंट दे दिए, 6 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है ना, तो जो 6 इंस्टॉलमेंट्स है, कितना, सॉरी 5 इंस्टॉलमेंट्स जो बचे हैं उतना ही पेमेंट देना होगा, बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 54 डिवाइडेड बाय 9, सो एवरी इंस्टॉलमेंट इज 6,000 रुपीज, जिसमें से 4 दे दिए और 5 बचे हैं, तो 5 इंटू, हाँ 30,000 देना है और 24,000 डेटर ने दे दिया है, तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। सिंस लिखो P failed to pay the remaining 5 installments, na? Installments S as a guarantor, as a surety, S as a surety will be liable to pay the balance price of the water purifier to R. इसी में आप लिख सकते हो therefore $54,000 माइनस 4 दे दिया है ना, therefore rupees 30,000 has to be paid by S to R. बट ये तो फर्स्ट केस है, इसमें और एक ट्विस्ट है ना कहानी में। वेरी गुड प्रतीक, वंशिका, खुशी, आयुषी, ईशी, क्या बात है, प्रथा, गर्विता, सारी लड़कियां ही जवाब दे रहे हैं क्या? लड़के लोग थोड़े शर्म करो। सेकंड केस में क्या होगा बेटा? सेकंड केस में क्या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है? हमारे क्रेडिटर ने बोला ये कॉपर फिल्टर है, बट जबकि वो नॉर्मल फिल्टर था, तो क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया? इससे गारंटी होती है इनवैलिड। तो आप लिखो इन द सेकंड केस, यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इन द सेकंड केस R sold the water purifier representing it as having a copper filter while it actually
had a normal filter. ये सेकंड केस हमने बताया है. अब आप बताओगे प्रोविजन कि कोई भी गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर ऑब्टेन करते हो वो इनवैलिड होता है. तो लिखो एनी गारंटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द क्रेडिटर. अच्छा, और ये फैक्ट क्या मटेरियल फैक्ट है? हाँ, क्योंकि इससे स्पेसिफिकली बोला था मुझे कॉपर फिल्टर चाहिए. इट्स अ मटेरियल फैक्ट. सो एनी गारंटी which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor concerning a material fact is invalid. Thus, the guarantee given by S becomes, बोलो ना, thus the guarantee given by S becomes invalid in this case ना. This case मतलब the second case. एक पेज तो खत्म हो गया मेरा. देखो, अगर ये क्वेश्चन ना 5 या 6 मार्क्स का है तो फिर आपको वो भी लिखना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन 1 में पूछा है तो आई थिंक इट विल बी फॉर 6 मार्क्स. तो हम अज्यूम करते हैं इट्स फॉर 6 मार्क्स. उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं. अगर 4 नंबर का है तो साइलेंट वाला पॉइंट मत लिखो, क्योंकि यहां पे तो आपने बोलकर ही झूठ बोला है. बट वी आर अज्यूमिंग इट्स अ 6 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, 6 मार्क्स. उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं. आप लिखो यहां पे, also a guarantee which the creditor has obtained, also a guarantee which a creditor has obtained by keeping silent as to material circumstances is invalid. इसमें हमने लिखा है कि ये गारंटी इनवैलिड है. हाँ, तो आप एंड में लिख लो, thus S cannot be held liable. Thus S cannot be held liable to pay the balance price of the water purifier.
देख लो ये 6 मार्क के लिए आपने कितना लिखा है। हाँ, मेरे को ऐड करना है वो इधर पॉइंट, मैं बताती हूँ अभी। आप कैसे ऐड करोगे? है जगह, नीचे लिखोगे क्या? एक्चुअली नीचे नहीं लिख पाओगे आप, पॉइंट्स चेंज करोगे क्या? मैं तो कर सकती हूँ जुगाड़, क्योंकि मैं तो ऐसे कर लूँगी। आप एरो कर रहे हो? मैं आपको बताती हूँ कौन सा पॉइंट, ये वर्चुअल बच्चों को क्लिक हुआ है या नहीं, आई डोंट नो। मेरे को तभी क्लिक हो गया था, बट आईसीआई ने सजेस्टेड में नहीं दिया, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट लिखना चाहिए। ये सेकंड केस के पहले लिखना है। मैं तो इसको नीचे ले रही हूँ भाई, मैं ऐसा कर सकती हूँ जुगाड़। आप कैसे करोगे? हाँ, वहां पे रेफरेंस दे दो। ये जो है ना, कौन सा वाला 24,000 आपने नहीं दिया ना, 24,000 नहीं दिया, मतलब देर इज अ राइट टू रिडक्शन इन योर शेयर। सर, 24,000 जो आपने दिया है वो शेयर रिड्यूस हो गया है ना, सो देर इज अ राइट टू रिडक्शन इन द शेयर। तो उस बारे में आप रेफरेंस लिखोगे, लिखो since P failed to pay the remaining S will be liable to pay the balance price for the water purifier, balance price दिया, लिखो as the surety has the right, as the surety has the right, थर्ड वाले पॉइंट के उधर रेफरेंस देना, the right to claim। सोचो रिवीजन के बिगर ये क्वेश्चन लेती थी, आप ही सोचो। द प्रोपोर्शनेट रिडक्शन in his liability if the principal debtor becomes insolvent। एक्चुअली मतलब सारे क्वेश्चंस जो है श्योरिटी के राइट्स के बारे में ही है ना, सिर्फ एक था एसेंशियल्स, बाकी सब तो राइट्स के बारे में ही है। ये भी जो क्वेश्चन है इज बेसिकली राइट्स ओनली ना ऑफ द श्योरिटी। लाइन टेढ़ी आई है बट ठीक है। कौन सा अमाउंट का हुआ ना, ये 24,000 माइनस वो तो अमाउंट का रेफरेंस आ ही गया ना, उसी के नीचे फिर मैंने ये कर दिया ना। देखो आप जब आंसर लिखते हो तभी के तभी आपको उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर पहले कंप्लीट करने पे फोकस करो। तो आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास ना सिर्फ 2 आवर्स 45 मिनट्स है, लास्ट के 15 मिनट्स शुड बी फॉर सेल्फ रिव्यूइंग एंड अंडरलाइनिंग ऑल द कीवर्ड्स। मैं हाईलाइट कर रही हूँ बट यू कैन नॉट यूज अ हाईलाइटर इन योर पेपर, यू आर सपोज टू यूज अ पेंसिल एंड अ स्केल। फटाफट लो और जो कीवर्ड्स आप उसको हाईलाइट करो। एक काम करो, आप कोशिश करो ये पूरे आंसर में कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करना आप लोग। हाँ, मैं हाईलाइट करती हूँ।
किया, उसको भी टाइम लगता है, बट ऐसे करके फिर आपका आंसर दिखेगा. So this is the way you're supposed to present your answers even in the examination. ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप देख लो, ऑलमोस्ट 2 पेजेस होता है, ऑलमोस्ट 1.5 पेज तो गया ही है, उससे भी ज्यादा जा सकता है, आई डोंट नो. तो अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना कंटेंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आपके डिजर्विंग मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा यूनिट नंबर 7 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडेमनिटी और गारंटी, दैट कम्स टू एन एंड. कल हम लोग मिलेंगे, कितने बजे हम लोग मिलेंगे वो मैं आपको ग्रुप पे मैसेज भेजती हूँ. ठीक है, तो मैं ग्रुप पे आपको ये नोट्स भी भेज देती हूँ और आपको कल के टाइमिंग भी भेज दूंगी. ठीक है, और कल भी हम ऐसे ही करेंगे. कल हमारे और 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए अगले वाले. कौन से? बेलमेंट और प्लेज. उसको पहले रिवाइज करेंगे, आरटीपी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन की हम करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, तो अगर आप कल आ रहे हो सके तो आप बेलमेंट प्लेज को लर्न करके आना, तो आपका रिवीजन भी अच्छा जाएगा, क्वेश्चंस का आपका डिस्कशन भी अच्छा जाएगा और राइटिंग प्रैक्टिस आप और अच्छे से कर पाओगे. डन. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना. हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि दैट्स द ओनली मोटिवेशन टू मी, नथिंग एल्स. ये सारी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, थैंक यू. सी यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. भेजती हूँ बेटा, मैं पीडीएफ भेजती हूँ. बाय. अच्छा, कल शायद से आप लोगों का अकाउंट्स का भी मैराथन है, तो एक बार आनंद सर से मैं बात कर लेती हूँ. अगर आनंद सर का मैराथन बहुत ही लंबा चल रहा है तो आप कल अकाउंट्स पे फोकस करो और फिर हम परसों मिलते हैं. सो वट एवर इट इज अबाउट द टाइमिंग एंड द सेशन ऑफ टुमारो, आई गिव द क्लैरिटी इन द ग्रुप. ठीक है, तो या दैट्स इट. जो चले गए उन बच्चों को प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि मैं कल के लेक्चर के बारे में उनको ग्रुप पे बता दूंगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टाटा. सी यू. कितने घंटे का मैराथन है अकाउंट्स का? 5-6 आवर्स. क्या फिर क्या ही करोगे आप 5-6 आवर्स के बाद? अकाउंट्स ही अच्छे से कर लो. ठीक है, देखते हैं फिर भी. ओके, बाय बाय.